आज हफ्ते बाद नासिर का दूसरा डायलिसिस था। ड्यूटी के बाद सुभान सीरत और नासिर का अस्पताल ले गया। वहाँ से फारिग होकर इन दोनों को घर छोड़ा। खुद वापस अपने घर जाने का इरादा किया, मगर सीरत की जिद के बायस खाना यहीं खाकर जाओ उसे रुकना पड़ा, क्योंकि कल उसकी और कशान की बर्थडे थी। कल वो चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाता कि सीरत के पास चक्कर लगाए। खाने के बाद उसकी आँख लगी, उसे खबर ही नहीं हुई। सीरत के जगाने पर उसकी आँख खुली तो मगरिब का वक्त हो रहा था। अच्छी गहरी नींद सो रही थी, इसलिए अच्छा नहीं लगा उठाना। सीरत ने चाय का कप साइड टेबल पर रखकर कहा, मैं सो रहा था, मगर तुम क्या कर रही थी? वो सीरत को खुद से करीब करके पूछने लगा, तुम्हें देख रही थी। सीरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे अंदाज़ा निकाह के बाद सुभान की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ड्यूटी के साथ साथ अपना घर अब वो डेली यहाँ पर भी वो चक्कर लगाता था। तुम बस दूर दूर से ही देखती रहा करो। सुभान सीरत से कहता हुआ उसकी गर्दन पर चुका। सोबी, ये क्या बदतमीज़ी है, पीछे हटो। उसके होंठों को अपने चेहरे पर महसूस करके सीरत ने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर शायद वो पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसे बाहों में लेकर बेड पर आया। सोबी, तुम होश में हो कि नहीं? सुभान के दोबारा झुकने पर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है मेरा होश में रहने का। चुप करके मुझे अपनी सुस्ती उतारने दो। वो सीरत के हाथ अपने सीने से हटाता हुआ बोला, ये सुस्ती उतारने का तुमने कौन सा बेहुदा तरीका निकाला है? अब तो मैं कभी खाने पर नहीं रोकूंगी। वो अपनी सुस्ती उतारने में मगन था और सीरत मुसलसल बोलने में, मुझे तो लगता है डार्लिंग तुमने खाने में कुछ मिला दिया था, भुगतो। इससे पहले सीरत इस इल्ज़ाम पर कुछ बोलती वो नरमी से उसका मुंह बंद कर चुका था। अरे सीरत! चंद मिनट की खामोशी को नासिर की आवाज़ ने तोड़ा तो सुभान पीछे हटकर बैठ से उठा। आई अब्बा, सीरत लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। सुरख चेहरा लिए सुभान को देखने लगी, मगर वो मुस्कुराता हुआ उसी को देख रहा था। चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, सुस्ती भगाने के चक्कर में। सुभान सर चुगाता हुआ खुजाता हुआ सीरत को देखकर बोला, चुप करके ठंडी चाय पियो, वरना यह कप तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी। वो दुपट्टा दुरुस्त करती हुई रूम से बाहर निकली। सुभान भी चाय का कप लेकर नासिर के रूम में चला गया। किशान ऑफिस में मौजूद लैपटॉप पर बड़े हिमाक से अपना काम कर रहा था, तब माया खुद उसके रूम में आकर उससे किसी ज़रूरी फाइल का पूछने लगी, जिसका किशान सरसरी अंदाज में जवाब दिया, दोबारा अपने काम में बिजी हो गया। तो माया उसकी चेयर के पीछे जाकर नीचे झुकते हुए लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो आपने माया पर एक नज़र डालना जरूरी नहीं समझा? माया किशान के कान में सरगोशी करती हुई बोली तो किशान की तेज़ी से कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियां रुक गईं। आपको अगर अपनी मतलबा फाइल नहीं मिल रही तो मैं ये रियाज से कहकर आपके रूम में भिजवा देता हूँ। किशान ने अभी भी उसके ऊपर नज़र डालना गवारा नहीं किया और वो स्क्रीन को ही देखकर बोलने लगा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। माया उसका अंदाज देखकर मुस्कुराई। तो आप मुझे अपने रूम से निकलने के लिए बोल रहे हैं? माया घूमकर चेयर पर उसके सामने बैठकर पूछने लगी। माशाअल्लाह से काफ़ी बाशऊर खातून हैं आप। किशान के दोबारा तंज पर वो ढीठ बनकर मुस्कुराई। यानी यूं ही बातों ही बातों में किशान उसकी इज्जत अफजाई करता रहता। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक नौकरी से फारिग हो चुका होता, मगर वो किशान के लिए कोई एक्शन नहीं लेती थी। और ये बात किशान को भी नहीं समझ में आती थी कि हफ्ते के 10 दिन बाद माया को क्या दौरा पड़ता है कि वो किशान को जिद करने पर उतर आती, फिर किशान के रद्द अमल पर मुस्कुराती है। हामिद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर से आज हमारी मीटिंग है, सोचा मैं खुद आपको आगाह कर दूँ। 4 बजे रेडी रहिएगा। अब के माया की बात पर किशान ने उसको देखा, मगर शकीब साहिब तो इनके साथ किसी भी डीलिंग के लिए मना कर चुके हैं। फिर इस मीटिंग का मकसद? किशान ने संजीदगी से उससे पूछा तो माया ने स्माइल दी। डीलिंग के लिए मना किया है, मगर उनकी ऑफ़र सुनने में कोई मुज़ायका नहीं। हो सकता है इसमें हमारी कंपनी का मफाद हो। माया के कहने पर किशान ने सर हिला दिया। ठीक है, मैं 4 बजे रेडी रहूँगा। किशान उसको बोलता हुआ दोबारा लैपटॉप में बिजी हो गया। माया उसके रूम से चली गई। आज उसके और सुभान की बर्थडे का दिन था। यूसरा ने उसे सुबह ही विश कर दिया था और घर जल्दी आने को कहा था। यकीनन यूसरा ने इन दोनों के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया था, मगर अब इसको घर जल्दी आना मुमकिन नहीं लग रहा था। इसलिए वो यूसरा को टेक्स्ट में अपने घर लेट आने का बताने लगा। व्हाट्सएप पर रनम के मैसेज पर उसकी नज़र पड़ी तो किशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रात में रनम ने मैसेज पर उसे विश किया था, जिसके रिप्लाई में किशान ने उसे थैंक्स का मैसेज किया। सुबह किशान की आंख खोली तो रनम का दोबारा मैसेज आया था, जिसमें बर्थडे से रिलेटेड पोइट्री रनम ने उसको सेंड की थी, जिस पर किशान ने उसको स्माइली इमोजी सेंड किया। जब वो ऑफिस पहुंचा तो 2-3 मैसेजेस मजीद रनम के व्हाट्सएप पर शो हो रहे थे, जिसमें बेस्ट विशेज़ और आज के दिन की मुबारकबाद थी, जिसको पढ़कर किशान ने उसे हार्ट सेंड किया। उसके बाद रनम ने उसे केक की पिक्चर के साथ बहुत सारे बैलून सेंड किया, जिस पर किशान ने उसे स्माइल के साथ माई डोर लेकर सेंड किया। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज टोन पर किशान ने दोबारा रनम का मैसेज देखा और लंबा सांस खींचकर उसने मैसेज चेक किया, जिसमें बर्थडे कार्ड था। किशान ने ढेर सारे किस वाले इमोजी रनम को सेंड कर दिया। जब से ही इसके मैसेज पर ब्रेक लगा हुआ था, किशान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर रख दिया। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। रनम कोई बर्थडे वाले दिन ही बर्थडे का गिफ्ट लेता है। पूरे 3 घंटे खबार करके तुम्हें ये शर्ट परफ्यूम पसंद आया है। यशल ने चेयर पर बैठकर अपने और रनम के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर करते हुए रनम से कहा, यार भैया की चॉइस का तो मुझे मनोमोहन के लिए तुमने गिफ्ट ले कब का ले चुकी थी, मगर किशान का
फर्स्ट टाइम गिफ्ट दे रही हूँ इसलिए कंफ्यूज थी। पेपर की वजह से मेरा गिफ्ट लेने के लिए पहले निकलना नहीं हुआ। रनम ने आज सुबह ही युसरा से मिन्नत करके यशल के साथ कशान के लिए गिफ्ट लेने का प्रोग्राम बनाया और काफ़ी देर बाद उसे एक शर्ट और परफ्यूम कशान के लिए पसंद आई। यशल और वो इस वक्त गिफ्ट खरीद कर होटल में बैठी हुई थी। पूरे 3 घंटे का वक्त लगाकर रनम बेबी ने कशान साहिब शान शान कुछ पसंद किया, यानी दिल में कुछ काला है पक्का वाला। यशल ने रनम को देखते हुए शरारतन कहा, पागल हो गई हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, भैया के भाई हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा। जब भी सोच समझ कर गिफ्ट लेना था। रनम की बोधी सी वजाहत यशल को हजम करना मुश्किल हुई। मगर मुझे लगता है तुम भैया के भाई को भैया नहीं सैया समझती हो। जब भी तुम्हारे मुंह से कशान के लिए भैया निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रनम, अब कम से कम मुझसे तो मत शर्माओ, बता भी दो क्या बात है। यशल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो रनम के चेहरे पर कई रंग एक साथ आए। मालूम नहीं हुआ दिल कब कैसे उनकी तरह माइल हो गया। थोड़े अकड़ू टाइप इंसान है मगर दिल के बुरे नहीं। अच्छा लगता है उनके साथ वक्त गुजारना। रनम ने मुस्कुराते हुए यशल के साथ अपनी फीलिंग शेयर की। अचानक रनम की नज़र एक खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की पर पड़ी जो कि उससे 3 सीट छोड़कर किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी। मालूम नहीं क्यों रनम को लगा जैसे वो कशान हो। उलझन दूर करने के लिए रनम उठी और उसके टेबल की तरफ बढ़ी। माया उसे मीटिंग का कहकर होटल में ले आई थी। कशान बार बार घड़ी देखने में मसरूफ था। कितने बजे मीटिंग का टाइम दिया था आपने? कशान ने चेहरे पर बेजारी लाए इसी तरह पूछा। वैसे ही वेटर एक केक लेकर आया और टेबल पर रखा, जिस पर माया ने मुस्कुराकर उसे देखा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कशान, माया कैंडल दिलाती हुई बोली, जिस पर कशान ने गुस्से से लब भींचे। अब उसका प्लान समझा। यकीनन यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी, वो झूठ बोलकर उसे यहाँ लेकर आई थी। कशान का दिल चाहा कि इसके मुँह पर थप्पड़ रसीद कर दे। ये क्या फजूल किस्म की हरकत है मिस माया? इस बेहूदगी की वजह से आप मुझे यहाँ लाई हैं? कशान ने तेज़ लहजे में उसे गिरफ्त किया। ऐसे फजूल हरकत नहीं कहते कशान, सरप्राइज बर्थडे विश करना कहते हैं। फ्रेंड में तो इस तरह चलता है और मैं तुम्हें फ्रेंड से कुछ ज़्यादा समझती हूँ, इसका तो तुम्हें अब तक अंदाज़ा हो गया होगा। माया ने उसकी बात का बुरा माने बगैर अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया, जिस पर कशान को मज़ीद खार चढ़ी। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही मुझे इस तरह के सरप्राइज़ पसंद है। आप सर शकीब की बेटी हैं, इस लिहाज से मैं आपका एहतराम करता हूँ। आइंदा कोई ऐसी दूसरी हरकत करके मेरे सामने अपना इमेज मज़ीद ख़राब मत करिएगा। कशान ने सोचा आज उसकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर ही दे। व्हाट डू यू मीन मज़ीद इमेज ख़राब मत कीजिएगा? अगर मोहब्बत में बहन लड़की करते तो इसमें इमेज कहाँ से आ गया? माया को शायद कशान की बात बुरी लगी जब वो बोली, मैं इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो सामने बिछी हुई औरतों की मोहब्बत पर अक्सर शिकार हूँ। कशान के अल्फाज और अंदाज पर माया बुरी तरह चल गई। क्या तुमने मुझे बिछी हुई औरत कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया को इस तरह मुखातिब करने की? आखिर तुम में गरूर किस बात का है? किस बात का इतना करते हो? आखिर कौन है वो जिसके पीछे तुम माया को नज़रअंदाज करे मुकाबला कर सकती है? फिर मेरे आगे क्या नहीं है मेरे पास? दौलत, स्टेटस, हुसन। अरे खुश नसीब हो तुम जो माया ने तुम्हें अपने लिए चुना। वो अभी भी कशान को मज़ीद कुछ कहती मगर कशान की नज़र सामने रनम पर पड़ी। रनम, वो चेयर से खड़ा हुआ तो माया भी चुप होकर उस लड़की को देखने लगी, जिसके लिए कशान एकदम खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा। रनम ने एक नज़र इस मॉडर्न लड़की पर फिर टेबल पर रखे केक को कशान पर डाली। चुप करके कशान की बात सुने बगैर होटल से बाहर निकल गई। तो फिर कशान माया पर कहर भरी नज़र डालकर रनम के पीछे बाहर निकला। और तो ये बात है सारी। माया ने रनम के पीछे कशान को जाते हुए देखा तो सोचने लगी, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? मैं कब से पुकार रहा हूँ। रनम होटल से बाहर जाकर रुकी तो कशान ने उसके सामने खड़ा होकर बारह लहजे मुझसे मुखातिब किया। मम्मा वेट कर रही होंगी, घर जाना है मुझे जल्दी। आपको उठकर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें आप। उसे देखे बगैर सामने गाड़ियों को देखते हुए बोली। वो अलग बात ही आंखें उसकी सुर्ख हो रही थी जैसे अभी और देगी। और तो ये दुख मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने पर है, अंदर चलो मेरे साथ। इस तरह शिकवा करते हुए वो कशान को भी क्यूट लगी। कशान ने उसके आगे हाथ बढ़ा कर कहा, ना ही मुझे कोई दुख है और ना ही मुझे वापस जाना है और ना ही मुझे आपकी कोई वजह चाहिए। रनम किस वक्त उससे ज़रा डर महसूस नहीं हो रहा था बल्कि उल्टा अपने ऊपर रोना आने लगा। तो तुम्हें वजह दे कौन रहा है? अंदर चलो मेरे साथ, आज किसी और को कुछ और बराबर करवाना है। कशान उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। सामने से आते जाते लोग शायद जवान मर्द का यूं एक नाजुक लड़की का हाथ पकड़कर चलने का अंदाज मोहब्बत भरा लग रहा था, मगर कशान के हाथ की सख्ती रनम अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। सामने से यशल रनम का हैंडबैग और गिफ्ट बैग जो कि शॉपर में मौजूद था लेकर बाहर आ रही थी। कशान ने उसको देखकर भी रनम का हाथ नहीं छोड़ा। तुम अकेले कहाँ चली गई थी? अपना सामान छोड़कर घर नहीं चलना क्या वापस? यशल ने कशान को सलाम करके रनम को मुखातिब किया, बैग और शॉपर से थमाया तो कशान ने रनम का हाथ छोड़ा। मैं अभी घर के लिए ही निकल रहा हूँ, रनम को साथ ही ले जाऊँगा। रनम के बजाय कशान ने हल्की सी स्माइल के साथ यशल को जवाब दिया, जिस पर यशल ने कंधे झुकाकर ओके कहा, खुदा हाफिज़ कहकर अपनी कार की तरफ चली गई। कशान ने दोबारा रनम का हाथ पकड़ा, उसे होटल के अंदर ले कर आया जहाँ माया
मौजूद थी। शायद वो भी अपना बैग कांधे पर लटकाए ख़राब मूड के साथ घर के लिए निकलने वाली थी, जब उसे सामने से कशान उसी लड़की के साथ अंदर आता दिखाई दिया। इन दोनों को हाथ हमें अपनी तरफ आता देखकर माया अपना गुस्सा जब्त करने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रही थी आखिर कौन है वो लड़की जिसके पीछे मैं आपको नज़रअंदाज करता हूँ। इससे मिले ये है रनम, जिसके आगे मुझे और कोई दूसरी लड़की अच्छी ही नहीं लगती। आपने अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में मुझे बताया, हुस्न, दौलत, इज्जत, नाम, बेशक आप इन चीज़ों के मालिक हैं, मगर दो ऐसी चीज़ें रनम के पास है जिससे आप महरूम हैं। जानना चाहेंगी आप वो क्या चीज़ें हैं? कशान ने माया को देखकर सवाल पूछा, जिस पर वो चुप खड़ी गुस्से में इन दोनों को घूर रही थी, जबकि रनम कन्फ्यूज़ खड़ी कभी माया को तो कभी कशान को देखने लगी। मैम, इसकी आंखों में शर्म है जो कि मैंने आज तक कभी आपकी आंखों में नहीं देखी। और दूसरी चीज़, इसके पास कशान अहमद है। मेरी नज़र में आपका और इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। कशान माया को कहता हुआ दोबारा रनम का हाथ थामे से वहाँ से बाहर ले गए, जबकि माया इन दिनों को जाता देखती रही। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो जगह जगह मुँह मारता फिरो। वो एक बार दिल में बस गया, वो हमेशा के लिए बस गए। ये वजाहत मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हें नहीं दूंगा। ड्राइविंग के दौरान कशान ने रनम को देखते हुए कहा, फिर इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। रनम ने एक दो मरतबा गर्दन मोड़कर उसे देखकर इससे बात करने की हिम्मत, वो बिल्कुल खामोश ड्राइविंग कर रहा था, तो रनम भी खामोशी इख्तियार कर ली। शाम में चाय पर युसरा ने अच्छा खासा अरेंजमेंट किया हुआ था। सब घर के फर्द थे जिनके दरमियान कशान और सुबान ने केक काटा। रात का खाना मामूल से थोड़ा लेट खाया गया था। इसके बाद बहरोज, सुबान और कशान रोज़ की तरह बातों के दरमियान चाय पी रहे थे, जबकि युसरा रनम अपने अपने कमरे में चली गई थी। रनम को बार बार आज माया के सामने कशान के कहे हुए अल्फाज याद आ रहे थे, जिससे वो अंदर तक सरशार हो गई थी। बेडरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से नॉक हुआ तो उसने घड़ी में टाइम देखा। अभी 12 बजने में 10 मिनट थे। अमूमन इस वक्त सब अपने रूम में मौजूद होते थे। रनम ने दरवाज़ा खोला तो सामने कशान को मौजूद पाया। पीछे हटकर कशान को अंदर आने का रास्ता दिया। कशान ने रूम में आकर दरवाज़ा बंद किया। आज तुमने खाने में कोई डिश नहीं बनाई अपने हाथों से? कशान ने रनम का नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, जिस पर रनम चौंकी। यानी 15 दिनों में वो उसके हाथ से बने खाने के जायके को इस हद तक पहचानने लग गया था। आज मम्मा ने किचन में जाने ही नहीं दिया, ना ही केक को कुछ बनाने दिया, बल्कि आज उन्होंने स्पेशली खुद आपके और भैया के लिए अपने हाथ से खाना बनाया। रनम आहिस्ता आवाज़ में उसे बताने लगी, जबकि आज मेरा स्पेशल डे था, इस लिहाज से तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। खैर, आज की माफ़ी है, मगर अब डेली मेरे लिए खाना तुम बनाओगी, चाहे कहीं भी जाना हो, कोई भी गेस्ट आए या कुछ भी हो। वो रनम को देखता हुआ बोला, आपको अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के खाने? रनम ने खुश होकर कशान से पूछा। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। कशान के जुमले पर रनम ने अपने लबों को सुकेड़ा। वो अभी दिलचस्प नज़रों से उसका हाथ अपने हाथों में थामे उसे को देख रहा था। क्या हुआ, अपनी तारीफ सुनकर आज तुम्हारा दिल नहीं भरा? कहो तो फिर से शुरू हो जाओ। वो यकीनन आज दोपहर की बात का जिक्र कर रहा था। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया कहा। रनम ने उसको देखकर बोला तो कशान मुस्कुराया। वैसे तो मुझे आज सुबह से मोबाइल पर 20 बार विश कर चुकी हो, एक बार फेस टू फेस विश करो ताकि मैं ठीक से थैंक्स बोल सकूं। कशान बोलने के साथ उसका हाथ अपने लबों तक ले गया। रनम को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, वो बार बार उसे विश करके अपनी शामत खुद ला चुकी थी। कशान प्लीज़। रनम ने जैसे ही अपना हाथ कशान के हाथ से छुड़वाया, मगर दूसरे ही लम्हे रनम के बाल उसकी मुट्ठी में कैद थे। कहा था ना, मेरे हाथ से अपना हाथ मत छुड़ाना। रनम के बाल अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़े रनम का चेहरा ऊंचा करता हुआ बोला। रनम अब पूरी तरह डर गई थी, मगर कशान का गुस्सा देखकर उसमें कुछ बोलने की शक्ल नहीं थी। अब वह रनम का चेहरा अपने चेहरे से मज़ीद करीब करके उसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली फेर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से रनम के रेशमी बाल मुट्ठी में अभी तक जकड़े हुए थे। जब अपने होंठ रनम के होंठों के करीब लाया तो रनम ने आंखें बंद कर ली। लफ्ज़ बेशक उसके एहतजाज नहीं कर रहे थे, मगर आंखों ने बरस का एहतजाज करना शुरू कर दिया। पुराना और कामयाब हथियार। रनम की आंखों में आंसू देखकर उसने अपना इरादा बदलते हुए किया। उंगली के पोर से उसके आंसू साफ करके रूम से निकलता हुआ बाहर चला गया। दूसरे दिन ऑफिस जाकर कशान ने अपना रेजिग्नेशन लेटर माया के टेबल पर रखा, जिस पर माया ने सवालिया नज़रों से कशान को देखा। मैं अब यहाँ मज़ीद जॉब करने का इरादा नहीं रखता। कशान को लग रहा था कल जो वो कुछ माया के सामने बोल चुका है, अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो उसे जॉब से निकाल देगी। माया के जॉब से निकालने से पहले कशान ने खुद ये जॉब छोड़ने का इरादा किया। ऑफिस की पॉलिसी और रूल्स के तहत आपको जॉब छोड़ने से कम 6 मंथ्स पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि इस सीट के लिए किसी दूसरे काबिल बंदे को रखा जा सके। इसलिए आपका ये लेटर फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। माया ने कशान को देखते हुए ऑफिस के रूल्स याद दिलाए। मगर मैं इस माहौल में जॉब नहीं कर सकता। कशान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा, आप यहाँ पर आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू करें। अब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिस्टर कशान। माया ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। माया का रवैया कशान की समझ से बालातर था। वह लंबा सांस खींचकर उसके रूम से बाहर निकल गया। इस वक्त सुबान पुलिस स्टेशन में मौजूद है जब उसका मोबाइल बजा। रनम का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की। भैया, मम्मा को मालूम नहीं क्या हो गया है, वो बात नहीं कर रही हैं, आप प्लीज़ घर आ जाएँ।
कॉल रिसीव करते ही सुबान के हेलो बोलने से पहले रनम ने रोते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रनम की बात सुनकर वो खुद परेशान हो गया, मगर रनम को तसल्ली देते ही कहा, साथ ही फ़ौरन उठकर खड़ा हुआ और मुश्किल से 15 मिनट लगाकर वो घर पहुंचा। घर पर बहरोज़ की गाड़ी खड़ी थी, यानी यकीनन वो भी शोरूम से घर आ गया था। सुबान सीढ़ी चढ़ता हुआ बहरोज़ युसरा के बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो खाली था। अपने रूम का दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर युसरा उसके बेड पर लेटी हुई थी, जबकि बहरोज़ और रनम के उसके पास बैठे थे। मम्मा, क्या हो गया है आपको? सुबान रूम में दाखिल होते हुए युसरा से पूछने लगा। वो खामोशी से उसको देखती रही। रनम ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि युसरा तुम्हारे बेडरूम में बेहोश हो गई है। अभी तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ तो ये कुछ बोल नहीं रही, डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर रही है। बहरोज़ ने सुबान को तफसील बताई। क्या हुआ है मम्मा, आप मुझे बताइए। सुबान बेड पर युसरा के बराबर में बैठकर उसका हाथ थामते उसे पूछने लगा, तुम्हें कब मालूम हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मालूम है ना मैं कितना तड़पती हूँ उसके लिए।